गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेकेंड ईयर की सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके बारे में हमने टोटल इसका जो कंसेप्ट है उसको सीख लिया था कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम क्या क्या कहते हैं। मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये जितनी भी बेसिक बातें थी उन सारी बातों को हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीख लिया है। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इसके क्लासिकल एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से मुख्य एग्जाम्पल है, और उन एग्जाम्पलों के माध्यम से जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको और ज़्यादा हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरह से उसको समझेंगे। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो सबसे मेन उदाहरण, जो सबसे फर्स्ट खोजा गया था, सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, वो था मिराबिलिसिस जलापा में, जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं। 4 o'clock प्लांट, इसके अंदर 1908 में कॉरेंस ने खोजा था और इसमें खोजा था प्लास्टिड इनहेरिटेंस। हमने देखा था साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस होते हैं इसमें सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो डीएनए कंटेन करते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं, जैसे प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल जो सबसे फर्स्ट खोजा गया था 1908 में, वो खोजा था कॉरेंस ने, और वो था मिराबिलिसी जलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं। उसमें प्लास्टिड का इनहेरिटेंस, इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ओके, दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण और क्लासिकल एग्जाम्पल है, जो बहुत चिर परिचित उदाहरण है इसका, वो है मक्का में मेल स्टेरिलिटी का इनहेरिटेंस। मक्का में नर बंधिता का वंशागति, और इसका जो अध्ययन किया था 1933 में रोड्स ने। इसकी खोज और इसका प्रथम डिस्क्रिप्शन जो है वो किसने दिया था? रोड्स ने 1933 में। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण, ये दोनों उदाहरण, जो फर्स्ट मिराबिलिसी जलापा का और दूसरा जो आपका मक्का वाला है मेज का, ये दोनों उदाहरण बोटनी से हो गई। दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जूलॉजी से। इनहेरिटेंस ऑफ स्नेल सेल कॉइलिंग, मतलब जो घोंगे होते हैं उसके अंदर जो कवच होता है, उस कवच की कॉइलिंग का प्रकार कौन सा होगा, उसकी वंशागति का अध्ययन भी मैटरनल इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। वो भी एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ही है, उसका उदाहरण है ये। और चौथा उदाहरण है पैरामीशियम ओरेलिया के अंदर कापा पार्टिकल्स की वंशागति। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के 4 महत्वपूर्ण उदाहरण देखे। फर्स्ट मिराबिलिसी जलापा में प्लास्टिड का, दूसरा मक्का में नरबंदिता का, तीसरा स्नेल यानी कि घोंगे में कवच की कोइलिंग के प्रकार का, और चौथा पैरामीशियम ओरेलिया में कापा पार्टिकल्स का वंशागति का। ये 4 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब इनमें से हम 2 जो कि जूलॉजी से रिलेटेड हैं, स्नेल यानी घोंगे के अंदर कवच की कोइलिंग के प्रकार का, और पैरामीशियम के अंदर कापा पार्टिकल्स के उदाहरण को और ज़्यादा ब्रॉडली विस्तार से समझते हैं। और मैं बता दूं ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए अब इसका आगे हम वर्णन करते हैं। तो चलिए, जूलॉजी में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो मेन एग्जाम्पल है वो है घोंगे के जो कवच होते हैं, उस कवच का कॉइलिंग का प्रकार कौन सा होगा। दक्षिणावर्त यानी कि डेक्स्ट्रल होगा, या वामावर्त यानी कि लेफ्ट हैंडेड जैसे सिनिस्ट्रल कहते हैं, कौन से प्रकार का होगा। इसका ये जो प्रकार है वो मैटरनल इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है, या मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, स्नेल में ये जो कॉइलिंग के प्रकार, और उसके लिए उन्होंने एक स्नेल लिया था लिमनिया पेरेग्रा। लिमेनिया पेरेग्रा में देखा कि उसमें 2 तरीके के कवच की कॉइलिंग पाई जाती है। एक डेक्स्ट्रल यानी दक्षिणावर्त, यानी कि जो राइट साइड में होती है, राइट हैंडेड होती है, और दूसरे प्रकार का जो कवच है वो है सिनिस्ट्रल यानी कि वामावर्त, जिसका कॉइलिंग जो होता है वो ऊपर से देखने पर लेफ्ट साइड में होता है। तो इस तरीके से स्नेल में कॉइलिंग के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के। स्नेल में जो कवच का जो कॉइलिंग है, सेल का जो कॉइलिंग है, वो 2 प्रकार का हो गया। एक दक्षिणावर्त प्रकार का डेक्स्ट्रल, और दूसरा वामावर्त प्रकार का सिनिस्ट्रल।
अब आगे इन पेरेंट्स से जो नए स्नेल बनेंगे, जो इनकी संतति होगी, उन संतति में जो कवच होगा उसका प्रकार कौन सा होगा, डेक्स्ट्रल होगा या सिनिस्ट्रल, वो उसकी मैटरनल इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। वो वाली बात न्यूक्लियर जो जीन जा रहे हैं उन पे डिपेंड नहीं कर रही है। हालांकि उनका रोल रहता है लेकिन सीधे उन पर निर्भर नहीं कर रही है। एक्चुअल में जो स्नेल में कॉइलिंग होती है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले एक प्रोटीन पे डिपेंड करती है। अगर साइटोप्लाज्म में वह प्रोटीन है तो फिर वह डेक्स्ट्रल प्रकार का होगा, और अगर वह प्रोटीन नहीं है तो फिर वह सिनिस्ट्रल यानी कि वामावर्त प्रकार का होगा। ठीक है। और हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो साइटोप्लाज्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो फीमेल गैमेट्स करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जाइगोट को ओवम से प्राप्त होता है ज़्यादातर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल है, मैटरनल जो गैमेट्स है, उस फीमेल गैमेट्स के साइटोप्लाज्म में अगर वो प्रोटीन है तो फिर कॉइलिंग डेक्स्ट्रल प्रकार का होगा, और अगर वो प्रोटीन उस साइटोप्लाज्म में नहीं है तो फिर सिनिस्ट्रल प्रकार का होगा। अब ये साइटोप्लाज्म कहाँ से मिल रहा है? फीमेल गैमेट से। इसका मतलब कॉइलिंग का जो प्रकार है वो सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा है? फीमेल गैमेट्स पर, फीमेल पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। और फीमेल गैमेट्स में भी किस पे डिपेंड कर रहा है? उस फीमेल गैमेट्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले प्रोटीन पर। इसीलिए ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। ठीक है। मेल गैमेट्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। अब हम इसकी वंशागति को देखें तो जो डेक्स्ट्रल है, दक्षिणावर्त प्रकार का जो कवच है, उसको हमने यहाँ पर वंशागति के लिए D+D+ से डिनोट किया, और जो सिनिस्ट्रल है, वामावर्त प्रकार का जो कवच है, उसको हमने कैपिटल D से डिनोट किया। यहाँ पर जो D+ है वो डोमिनेंट है, प्रभावी है, और सिनिस्ट्रल है वो रिसेसिव है, अप्रभावी है। ठीक है। हम वंशागति पढ़ रहे हैं तो वंशागति पढ़ने से पहले हमें गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। अब पहले तो हमने इन दोनों के अंदर कौन सा जीन है वो देख लिया। डेक्स्ट्रल के लिए कौन सा जीन? D+, और सिनिस्ट्रल यानी वामावर्त के लिए कौन सा जीन? ओनली D+। कैसा है? डोमिनेंट है, और केवल D जो लिखा हुआ वो कैसा है? रिसेसिव है। ओके, अप्रभावी है। अब हम इनकी वंशागति देखते हैं। तो वंशागति के अंदर सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि जो डेक्स्ट्रल फीमेल है यानी कि D+D+ यानी कि जो डोमिनेंट है वो, और सिनिस्ट्रल मेल D जो कि रिसेसिव है, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। और जो D+D जो है ये डोमिनेंट फीमेल है, उसके अंदर D+ जीन है, यानी कि डेक्स्ट्रल प्रकार के कवच को बनाने वाला प्रोटीन उसके साइटोप्लाज्म में होगा। ये जो है एक प्रोटीन बनाएगा, उसके एग में होगा कौन सा प्रोटीन? जो कि दक्षिणावर्त कुंडलन के लिए जिम्मेदार है। ओके। और जो सिनिस्ट्रल है उसके अंदर अगर हम केवल फीमेल को लें, अभी केवल फीमेल को लें, तो अगर फीमेल D+D+ होगी तो उसके एग के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होगा, और अगर फीमेल सिनिस्ट्रल यानी कि DD होगी तो उसकी साइटोप्लाज्म, उसके एग का जो साइटोप्लाज्म होगा उसके अंदर वो प्रोटीन नहीं होगा जो कि दक्षिणावर्त कुंडलन बनाता है। ये जो मैंने बात कही इसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। फीमेल के यहाँ पर दो प्रकार हो गए, एक ऐसी फीमेल जिसके अंदर डोमिनेंट जीन है, एक ऐसी फीमेल जिसके अंदर रिसेसिव जीन है। डोमिनेंट जीन यानी कि D+D+ है, ऐसी फीमेल के एग के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन? जो डेक्स्ट्रल प्रकार का कॉइलिंग देता है। और सिनिस्ट्रल प्रकार की जो फीमेल है, रिसेसिव प्रकार की DD वाली, उसके एग के अंदर, उसके एग के साइटोप्लाज्म में वह प्रोटीन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो कॉइलिंग आगे बनेगी वो कैसी होगी? सिनिस्ट्रल। ओके। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम
सेक्स रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन और फिर उसका फर्टिलाइजेशन वगैरह, तो क्रॉस करवा रहे हैं यहाँ पर। एक हमने लिया प्योर डेक्स्ट्रल मेल D+D+, और एक हमने लिया प्योर सिनिस्ट्रल फीमेल DD। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। फीमेल कैसी है, रिसेसिव प्रकार के जीन है उसमें, ओनली DD प्रकार के, और मेल में कैसा है, D+D+ यानी डोमिनेंट प्रकार के। अब जो मेल गैमेट्स बनेगा उसका जीन कौन सा होगा, D+ प्रकार का, और फीमेल गैमेट जो बनेगा उसका जीन कैसा होगा, D प्रकार का। अब जो D प्रकार का जीन है, क्या वह रिसेसिव है या डोमिनेंट है? सीधी सी बात है, वो रिसेसिव है, अप्रभावी है। और अप्रभावी स्थिति में उसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। यानी ये जो फीमेल गैमेट्स है उसके साइटोप्लाज्म में डेक्स्ट्रल प्रकार का कवच बनाने वाला प्रोटीन नहीं है, विदाउट प्रोटीन है। और मेल में D+ जीन है डेक्स्ट्रल वाला, लेकिन मेल साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन तो कर नहीं रहा है, इसलिए इसका तो कोई यहाँ लेना देना है ही नहीं। मेल का तो जो कुछ भी लेना देना है, जो कुछ भी रोल प्ले हो रहा है वो फीमेल के द्वारा हो रहा है। तो फीमेल का जो ये एग है उसमें यहाँ पर जो उसके साइटोप्लाज्म में उसमें प्रोटीन नहीं है जो कि डेक्स्ट्रल प्रकार का बनाता है। ठीक है, इसलिए F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में जितनी भी संतति बनेगी वो किस प्रकार की होगी, इधर से आया D+ मेल से और इधर से आया D, और इस प्रकार से ये सारी संततियाँ कैसी होगी, सिनिस्ट्रल। क्यों भाई, इसमें यहाँ पर D+ है, जब D+ है तो ये डेक्स्ट्रल होना चाहिए था क्योंकि डोमिनेंट जीन है, लेकिन नहीं है, नहीं होगा ये डेक्स्ट्रल, क्योंकि हम जानते हैं कि डेक्स्ट्रल जो है, दक्षिणावर्त जो कुंडलन है वो एक प्रोटीन पे डिपेंड करता है, और वो प्रोटीन फीमेल गैमेट से आता है, और फीमेल गैमेट्स में वो प्रोटीन तभी बनेगा जब उसमें D+ जीन होगा। क्योंकि यहाँ पर D+ जीन नहीं है फीमेल में, ये अप्रभावी जीन है, इसलिए इसके अंदर ये वाला प्रोटीन नहीं बनेगा। और जब ये प्रोटीन यहाँ से नहीं आया इसमें, तो यहाँ पर D+ जीन होने के बावजूद भी ये सिनिस्ट्रल होगा, क्योंकि फीमेल के साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन नहीं है जो कि डेक्स्ट्रल प्रकार का कवच बनाता है। ओके, अब हम इसका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं। F2 जनरेशन में क्या करेंगे हम, ये जो है इसी का सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। कहने का मतलब D+D को ही D+D के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, यानी एक बार D+D मेल होगा और एक बार D+D फीमेल होगा। ठीक है, जब इस प्रकार का क्रॉस करवाते हैं तो इस क्रॉस के बाद जो F2 जनरेशन मिलती है उसके अंदर जितनी भी संततियाँ मिलेगी चारों चार, वो डेक्स्ट्रल होगी। ये जान करके बड़ी हैरानी हो रही है कि F1 जनरेशन में टोटल सिनिस्ट्रल है और F2 जनरेशन में टोटल डेक्स्ट्रल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल बनी है वो D+D यानी कि उसमें डोमिनेंट जीन है, और डोमिनेंट जीन होने के कारण ये अपने एग में वो प्रोटीन बनाएगी, जो एग के साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन बनाएगी जो डेक्स्ट्रल प्रकार के कवच को बनाता है। ये खुद तो सिनिस्ट्रल प्रकार की होगी, लेकिन उसका जो एग बनेगा उस एग में चूंकि इसके अंदर D+ जीन है, इसलिए उस एग के साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन बनेगा जो डेक्स्ट्रल प्रकार के कवच के लिए जिम्मेदार है। इसलिए चारों चार प्रकार के F2 जनरेशन की संततियाँ होगी वो डेक्स्ट्रल होगी। क्यों होगी, देखिए जैसे मान लो D+ और ये D, ये मेल हो गया इधर वाला, और इधर वाला D+ और ये D, ये फीमेल हो गया। अब यहाँ पर जो भी बनेगा उसमें फीमेल गैमेट्स ने कंट्रीब्यूट किया, यहाँ वाली संतति में भी फीमेल गैमेट्स ने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, ये चारों प्रकार की जो जनरेशन बन रही है, इसको हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखो, ये देखिए, ये चार प्रकार बनेंगे, मेल से D+ और मेल का D, फीमेल का D+ और फीमेल का D। अब ये D+D+, D+D, D+D और DD, यानी ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव,
और ये दोनों हेट्रोजाइगस। चारों संततियाँ किस प्रकार की है? डेक्स्ट्रल। क्यों डेक्स्ट्रल है? क्योंकि इसके अंदर जो फीमेल गैमेट्स आया उस गैमेट्स से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी गैमेट्स में जो जीन है उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस फीमेल गैमेट्स के यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन है। क्यों है वो प्रोटीन? क्योंकि ये फीमेल के अंदर डोमिनेंट D+ था। जब डोमिनेंट D+ था तो उसने अपने एग की साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन बनाया जो डेक्स्ट्रल प्रकार की कोइलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इन दिस वे ऑल फोर आर डेक्स्ट्रल बिकॉज पेरेंट्स फीमेल इज डेक्स्ट्रल एंड प्रोड्यूस्ड फीमेल गैमेट्स विथ डेक्स्ट्रल फॉर्म प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये चारों किस प्रकार के होंगे? डेक्स्ट्रल प्रकार के। यहां थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि इसमें एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है, D+ एक भी नहीं है, फिर भी ये डेक्स्ट्रल कैसे हुआ? तो मैंने बता दिया है, क्योंकि उसको जो ये D मिला है उस D वाला जो युग्मक था, ओवम था, गैमेट्स था, उस गैमेट्स के साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन था, इसलिए ये जो है वो डेक्स्ट्रल होगा। लेकिन इसकी जो संतान होगी वो डेक्स्ट्रल नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट जीन नहीं है, इसलिए वो अपने ओवम में साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जो डेक्स्ट्रल प्रकार के कोइलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, आगे हम उसी को वापस लें कि भाई जो हमें अभी इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें जो मिला, इसमें से एक ये जो D है इसको और इस वाले D को इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएं तो कैसा प्राप्त होगा? तो देखिए, प्योर डेक्स्ट्रल मेल ले लिया और डेक्स्ट्रल फीमेल ले ली। ये डेक्स्ट्रल फीमेल क्यों है जबकि ये डेक्स्ट्रल होनी नहीं चाहिए? अभी हमने डिस्कस कर दिया, क्योंकि इसके निर्माण के लिए जो एग आया था उस एग के साइटोप्लाज्म में वो प्रोटीन था जो कि डेक्स्ट्रल प्रकार के कोइलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये डेक्स्ट्रल प्रकार का होगा। लेकिन इसका जो गैमेट्स होगा उस गैमेट्स के अंदर फिर वो प्रोटीन नहीं बना पाएगी, क्योंकि गैमेट्स में वो प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पर D+ होना जरूरी था जो कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो बनेगा फिर वो सारे कैसे होंगे? सिनिस्ट्रल, और इससे फिर जो बनेंगे वो सारे वापस कैसे होंगे? डेक्स्ट्रल। तो कुल मिलाकर के हमने स्नेल के अंदर जो वंशागति देखी, स्नेल के जो कवच के कोइलिंग के प्रकार की, उसमें हमने ये सीखा कि इस प्रकार की वंशागति में D+ जीन जो होता है वो डोमिनेंट है और D जो होता है वो रिसेसिव है। डोमिनेंट जीन है या नहीं है, रिसेसिव जीन है या नहीं है, इस बात पे निर्भर नहीं करता है कोइलिंग का प्रकार। कोइलिंग का प्रकार इस बात पे निर्भर करता है कि जो फीमेल से आने वाला गैमीट्स है उस गैमीट्स की साइटोप्लाज्म में डेक्स्ट्रल प्रकार का कोइलिंग वाला, कवच बनाने वाला, सेल बनाने वाला प्रोटीन है या नहीं है। और वो प्रोटीन उस फीमेल के गैमेट्स में तभी होगा जब वह फीमेल स्वयं डोमिनेंट जीन वाली होगी। ओके, ठीक। तो इस तरीके से हमने ये वाला स्नेल का उदाहरण अच्छी तरह से समझ लिया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ऑरेलिया में कापा पार्टिकल्स का इनहेरिटेंस। इसको हम